हूँ आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर नंबर 10 क्लास 9वीं का त्रिभुजों तथा चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि आप इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। त्रिभुज, चतुर्भुज तथा उनका क्षेत्रफल। तो हमारे इस वीडियो में आपको त्रिभुज, चतुर्भुज से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। त्रिभुज की बात हो, चतुर्भुज की बात हो, इनसे रिलेटेड सभी वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके क्षेत्रफल की। तो इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्षेत्रफल को समझते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई एक गोला है, ठीक है, ये गोला है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल का कुल मिला के इसका प्रैक्टिकल मीन, क्षेत्रफल का प्रैक्टिकल मीन क्या होता है। तो इस गोले को सपोज आप प्रैक्टिकली समझो कि मैंने इस गोले को उठा लिया, एक रिंग है, इसको मैंने ऊपर उठा लिया। अब ऊपर उठा के मैं इसको वापस इस पर रखता हूँ, इस जो मैं इस नोटबुक पे जो पढ़ा रहा हूँ इसको ये जो रिंग है इसको उठा के वापस इसी पे रखता हूँ। तो ये इस नोटबुक का जितना भाग घेरेगा, जितना क्षेत्र घेरेगा, वो इस रिंग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक बेसिक सी बात है, एक हमें आना चाहिए क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और जो हमारी आगे बढ़ने से पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि जस्ट मैं इसके बराबर एक और गोला ले लेता हूँ, ठीक है। गोला नहीं, इसको वृत्त बोलेंगे, ठीक है। एक और वृत्त ले लिया मैंने जस्ट इसके बराबर। तो ये दोनों आकृतियाँ एकदम बिल्कुल सर्वांगसम होंगी, ठीक है। सर्वांगसम मतलब बिल्कुल एक जैसी। तो जब इस सर्वांगसम आकृतियाँ, जब दोनों सर्वांगसम आकृतियाँ हैं तो इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। जब सर्वांगसम है मतलब दोनों इक्वल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, तो एक जैसा ही स्थान घेरेगी। तो सर्वांगसम त्रिभुज हो, कोई सी भी आकृति हो, अगर वो सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल अवश्य ही बराबर होगा। लेकिन जिनका क्षेत्रफल बराबर है वो सर्वांगसम हो, ये जरूरी नहीं है। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। जब हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे हमारे मैथमेटिक्स फॉर्मूलों से, तो इनका क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर आएगा। लेकिन क्या ये एक दूसरे के बराबर, मतलब एक दूसरे की सेम टू सेम दिख रही है, नहीं दिख रही है। मतलब इनका क्षेत्रफल तो सेम है लेकिन ये एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिनका क्षेत्रफल समान हो सर्वांगसम भी हो। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि अगर दो आकृतियाँ सर्वांगसम हैं, जैसे ये बिल्कुल इसके जैसी है, इसके बराबर है, तो उनका क्षेत्रफल भी अवश्य ही बराबर होगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। और आप भी अपने नोट्स में ये चीज़ अंडरलाइन करके ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा। कुछ इस तरीके से आप भी अपने नोट्स में इस लाइन को लिख लीजिएगा अंडरलाइन करते हुए, ठीक है। अब इसके आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इनकी कुछ बेसिक्स प्रमेय होती है, ठीक है, उनको समझना होगा। तो इसकी जो सबसे पहली प्रमेय है उसको समझेंगे, इसमें सबसे फर्स्ट वाली प्रमेय उसको समझेंगे। फिर इसकी 3 उप प्रमेय भी है, ठीक है, तो उसको भी समझेंगे। अब उप प्रमेय उसके इस वीडियो में क्यों समझेंगे, क्योंकि उप प्रमेय समझने के बाद में उप प्रमेय समझना बहुत आसान हो जाती है। अब आसान क्यों हो जाती है उप प्रमेय समझना, क्योंकि प्रमेय और उप प्रमेय में क्या अंतर है। प्रमेय से ही उप प्रमेय बनती है। अगर हमें प्रमेय सिद्ध करना आ गया तो हम उप प्रमेय को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। उप प्रमेय की परिभाषा यही होती है कि प्रमेय की सहायता से आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, जिसे वो उप प्रमेय कहलाती है। और अगर आपको इनमें ज़रा भी डाउट है प्रमेय और उप प्रमेय में, ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और होती है निर्मेय, ठीक है। प्रमेय यहाँ पे लिखता हूँ, प्रमेय, निर्मेय, ठीक है, और उप प्रमेय। तो इनमें ज़रा भी अंतर है, अंतर जो भी मतलब आपको डाउट हो अगर इसमें कि प्रमेय और उप प्रमेय और निर्मेय में क्या अंतर है, ठीक है, तो इसका वीडियो हमारे चैनल पे रखा हुआ है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। प्रमेय क्या है, उपप्रमेय क्या है, निर्मेय क्या है, इनमें क्या समानता है, क्या अंतर है, ठीक है। इसको बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया हुआ है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्रमेय लेते हैं, जो इसकी प्रमेय क्या कहती है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये प्रमेय है, ठीक है। अब इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध प्रमेय क्या होती है, सिद्ध करने के लिए होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा जो हमें दिया हुआ है उसके अनुसार। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा है। तो देखो मैंने ये एक ही तो आधार लिया है, ठीक है, ये मैंने आधार लिया A से B, ये मैंने एक ही आधार रखा है, ठीक है। और इसके समांतर रेखा ले ली, सपोज ये इसके समांतर रेखा यहाँ से ये हो जाती है, ये इसके समांतर रेखा हो गई। तो अब इस आधार, उन जो दो त्रिभुज बनाएंगे, इन दोनों रेखाओं के मध्य जितने भी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, उनका क्षेत्रफल समान होना चाहिए। तो हमें सिद्ध करना है, तो हम इसके लिए दो चतुर्भुजों की आवश्यकता है। तो दो चतुर्भुज बनाएंगे। तो पहला चतुर्भुज बनाया जिसका आधार सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला मैंने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ये यहाँ से यहाँ पे बनता है, ये सपोज यहाँ से यहाँ पे बना, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। दूसरा समांतर चतुर्भुज भी बनाना है मेरे को, लेकिन आधार यही होना चाहिए। तो आधार यही होना चाहिए, तो इसके लिए ये दूसरा समांतर चतुर्भुज मैंने यहाँ से ये बनाया,
इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे 2 समांतर चतुर्भुज बन गए, ए बी, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, इसको ई बोल दो, इसको एफ बोल दो। तो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज तो ये बन गया ए बी डी सी, ठीक है, ये वाला। और एक ये बन गया ए बी ई एफ, 2 समांतर चतुर्भुज बन गए। तो हमें इनका क्षेत्रफल बराबर करना है। अच्छा, अब जब इनका क्षेत्रफल बराबर करना है तो अब हमें ये समझ में आना चाहिए इस प्रमेय में सिद्ध करने के लिए कि हमें इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर करना है। तो इसके लिए हमें क्या आगे क्या स्टेप लेनी है, ठीक है, वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो उसको कैसे समझेंगे, जैसा मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे आगे कैसे करना है, अगर आप वैसा ही फील करने लग गए कि हाँ अब मुझे आगे ये करना है, इसके आगे ये करना है, तो आप समझ लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है वो ये, और यही काम हम करना चाहते हैं। तो देखो आप किस तरीके से समझना है, किस तरीके से सोचना है आपको। मेरे को इन दोनों चतुर्भुजों के क्षेत्रफल सेम करना है, लेकिन दोनों चतुर्भुजों में ये जो चीज़ है ए बी ई सी, ध्यान से सुनिएगा, ए बी ई सी, ये दोनों चतुर्भुजों में सेम है। इसका मतलब अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको बराबर कर दूँ और फिर इसमें इसको जोड़ दूँ और इसमें इसको जोड़ दूँ, तो दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसको और इसको, इस ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, इसको मेरे को बराबर करना है। बराबर कैसे कर सकता हूँ, सर्वांग सिद्ध करके मैं इसको बराबर कर सकता हूँ। तो सर्वांग सिद्ध कैसे करूँगा, सर्वांग नियमों से। सर्वांग नियम कौन सा लगाऊँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसकी कंडीशन देखनी होती है कि क्या कंडीशन सूटेबल है, ठीक है। तो देखो जो ए बी ई एफ, इस समांतर चतुर्भुज में देखो, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, मतलब जो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। और इस चतुर्भुज में देखो, अब दूसरे वाला चतुर्भुज में ए बी डी सी में, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। और जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, संगत कोण हो जाएंगे। ये 2 समांतर रेखा, ठीक है, और ये 2 तिर्यक रेखा यहाँ पे जा रही है, 2 तो समांतर रेखा और 1 तिर्यक रेखा ये रही, 1 तिर्यक रेखा ये रही। तो इनके ये दोनों कोण कैसे कोण बन जाएंगे, संगत कोण। और संगत कोण भी हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। संगत कोण क्या होते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि 2 समांतर रेखाएं जब 2 समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाले जो एंगल होते हैं, ये वो ये इस प्रकार के जो कोण होते हैं वो संगत कोण होते हैं। लेकिन आखिर इनका प्रैक्टिकल मीन क्या होता है, संगत कोण का प्रैक्टिकल मीन आखिर हम इससे क्या समझ सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ संगत भुजा क्या होती है, अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है तो आपको मैथ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैथ को पढ़ने में मज़ा तभी आता है जब हम इसको प्रैक्टिकली लेके समझते हैं। तो अगर आपको अभी तक ये पता है कि संगत कोण क्या होते हैं, संगत भुजा क्या होती है, कि ये और ये जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये 2 कोण जो ऐसे इस टाइप से बनते हैं वो संगत कोण होते हैं। अगर आपको इस तरीके से पता है तो आप अभी तक इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। संगत कोण और संगत भुजा का प्रैक्टिकल मीन समझना है तो हमारे चैनल पर एक और वीडियो है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस चैनल को जाकर चेक करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी आखिर में संगत कोण क्या है, संगत भुजा क्या है, इनका प्रैक्टिकल मीन क्या होता है, ठीक है। तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर से जरूर मिल जाएगी। जो 2 वीडियो बताए मैंने, प्रमेय निर्मेय तथा उपप्रमेय में अंतर तथा दूसरा संगत कोण और संगत भुजा का प्रैक्टिकल मीन, इन दोनों वीडियो को आप जरूर देखना ताकि आपको मैथ में थोड़ा फन महसूस कर सके कि हाँ ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, तो हमें मैथ पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है। दोनों वीडियो जरूर से जरूर चेक करना है। अच्छा, अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ठीक है, ये दोनों कोण संगत कोण है, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अब देखो इस ट्रायंगल में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 क्या हो जाएंगे, सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे। किस नियम से, एस नियम से। तो अब यहाँ पे सिर्फ हमें क्या लिखना है, यहाँ पे त्रिभुज ACF तथा त्रिभुज BDE में यहाँ पे जो भुजा AF है वो बराबर है भुजा BE के, जो एंगल A है वो बराबर है एंगल B के, और जो ये वाली भुजा है AC वो है BD के बराबर, जो भुजा AC है वो भुजा BD के बराबर है। तो ये SAS नियम से दोनों त्रिभुज ट्रायंगल ACF कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज BDE के, मतलब ये दोनों त्रिभुज सेम है, ठीक है। अब हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी, देखो अब ये लाइन हमारे काम आएगी। सर्वांगसम आकृतियाँ क्षेत्रफल में समान होती है, मतलब ये दोनों त्रिभुज अगर क्षेत्रफल में सर्वांगसम है तो इनका क्षेत्रफल भी सेम होगा। मतलब जो एरिया ऑफ जो ये वाला ट्रायंगल है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ACF, ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ACF का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ BDE के। अच्छा, अब ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन था, तो ये वाला पार्ट मैंने इसको भी इसमें भी जोड़ना है और इसमें भी जोड़ना है। जैसे ही इसमें मैं ये वाला पार्ट जोड़ता हूँ तो ये पूरा चतुर्भुज बन जाएगा। चतुर्भुज कौन सा, ABEF बराबर
इस BDE में ये वाला पार्ट जोड़ता हूँ तो ये इस B यहाँ से ये BDE में अगर ये वाला पार्ट में जोड़ देता हूँ तो अब ये पूरा चतुर्भुज बन जाएगा। ये ABCD जो कि क्या है, समांतर चतुर्भुज है। कैसे चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। और कैसे? जो एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए हैं, तो इनका जो एरिया है वो बराबर आया नहीं आया। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूफ हो गई। बहुत आसान था। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में हमने समझा। अब बात करते हैं इनके उप प्रमेय की। तो इसकी 3 उप प्रमेय हैं, उसको भी समझते हैं। तो दोस्तों ये है उप प्रमेय। ठीक है, उप प्रमेय क्या है? सबसे पहले इसको समझते हैं पढ़ के। एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत जो एक ही आधार तथा 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उनके क्षेत्रफल समान होते हैं तथा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी के गुणन के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो उप प्रमेय क्या होती है? बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाती है अगर हमें प्रमेय का पता हो। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा। तो इसको हल करने के लिए हम अलग से डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम इसी में ही इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, इसमें 2 चीज़ें दी हुई है, एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत। एक ही आधार तथा 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। एक ही आधार ये रहा और 2 समांतर रेखाएं ये रही। इनके बीच में एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, तो ये रहा ABCD, और एक समांतर चतुर्भुज था ये पहले। ठीक है, इस प्रमेय में ये वाला एक तो दोनों समांतर चतुर्भुज थे इस प्रमेय में। लेकिन अब इस प्रमेय के लिए हमें एक को तो एक समांतर चतुर्भुज मानना है, तो ABDC इसको तो हम समांतर चतुर्भुज मान लेंगे, और ABEF इसको एक आयत मान के चलते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो आगे क्या कह रहा है? क्षेत्रफल में समान होते हैं। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको सिर्फ लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत है। क्यों? क्या लैंग्वेज लिखनी है? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है समांतर चतुर्भुज की सभी प्रॉपर्टीज़। 1 वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में सभी प्रॉपर्टीज़ क्लियर करी है। ठीक है, वो वीडियो थोड़ा लंबा है, 40 मिनट के लगभग, लेकिन बहुत अच्छी कंसेप्ट के साथ एक समांतर चतुर्भुज की सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने समझा है। ठीक है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आई थी कि जो एक आयत होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज एक आयत हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, तो एक जो आयत होता है ना वो समांतर चतुर्भुज होता ही होता है। मतलब जो अब इसमें पहले अब इसके अनुसार ये जो ABEF है ये क्या है? एक आयत है। और आयत क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। मतलब ये फिर से दोनों समांतर चतुर्भुज हो गए। दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान होते ही होते हैं। ये तो हमने पहली प्रमेय में सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ इसमें लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे इसको प्रूफ करने के लिए? ठीक है, प्रूफ, चूँकि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसीलिए एक ही तथा 2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है यदि दोनों का आधार एक ही हो तथा दोनों एक समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो। इसीलिए अब हमें अगर ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है आपको तो उस प्रमेय का नाम प्रमेय तो लिखनी होती है। प्रमेय तो इस तरीके से हमने लिख दी। इसीलिए एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो इसी प्रमेय से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना वो आधार इंटू दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी के गुणन के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले इधर से एक अलग से डायग्राम बना लेता हूँ इसके लिए तो मैं। ठीक है, तो इधर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल फोकस के साथ देखना है, बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों देखो ये डायग्राम मैंने बनाया है। इस डायग्राम में ABCD ये तो एक समांतर चतुर्भुज है और ABEF ये एक आयत है। ठीक है, तो जो एक आयत होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल तो समान होगा। एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी। अब दूसरी चीज़ ये क्या कह रहा है, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है मतलब ABCD, इस ABCD का जो क्षेत्रफल है एरिया ऑफ ABCD वो बराबर होगा आधार के। तो आधार क्या है हमारे पास? AB, दोनों का आधार एक ही AB, और उन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी के बराबर होता है AL। तो यहाँ पे AL नहीं, अभी तो मैंने रचना ही नहीं करी, पहले से नाम लिख दिया। तो अब इस दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा आधार, तथा दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। लेकिन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो मेरे पास अभी तक है ही नहीं। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये 2 समांतर रेखाएं रही और इनके बीच की दूरी ये रही।
या ये दो समांतर रेखाएं रही और इनके बीच की दूरी ये रही, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इसमें हम रचना करेंगे। हम रचना क्या करूँगा मैं, यहाँ से जो डी है ना, डी, उसको वहाँ से लंब डालूंगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। डी से, सॉरी ये पेज इधर बार बार आ रहा है। तो डी से बिंदु, डी से भुजा ए बी पर लंब डाला, ठीक है। ये चीज़ आप, तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर यहाँ से ये लंब डाल दिया, ठीक है। अब मैं ऐसा करो, इसको लंब नहीं बोलो, बात एक ही आती है, ठीक है। ये मैं जानबूझ के लिखिए, जानबूझ के काट रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको क्या सीखने को मिलेगा इससे, वो भी पता चलेगा, ठीक है। डी को भुजा ए बी से मिलाया, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हो आप, डी को भुजा ए बी से मिलाया। तो इस बिंदु डी को भुजा ए बी से मिलाया, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ एच, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने एच नाम दे दिया। तो अब ये जो डी एच है, डी से एच, डी एच, ये होगी दोनों समांतर रेखाओं की मध्य की दूरी। अच्छा, कैसे होगी, तो हमने जो पिछले वीडियो में प्रमेय पढ़ी हुई है कि दो समांतर रेखाएं हैं, उनके मध्य की दूरी क्या होगी। तो देखो, उनके मध्य की दूरी ना तो ये होगी ना ये होगी। उनके मध्य की दूरी कौन सी मानेंगे हम, मध्य की दूरी जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसको लेते हैं। तो सबसे न्यूनतम दूरी वो होगी जो इस बिंदु से इस पर लंब गिरती हो, वो दूरी सबसे न्यूनतम दूरी होती है। और समांतर रेखाओं की मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है, चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, ठीक है। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे मैंने इसको इसके ऊपर यहाँ से डी एच को इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बताया, तो वैसे ये क्या हो गया, एक लंब हो गया। यहाँ पे प्रमेय क्या कहती है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है, उन एक रेखा से दूसरी रेखा पर डाला गया लंब होती है, ठीक है। तो अब जो ये मैंने दूरी मान ली, तो ये अपने आप क्या हो गया, एक लंब हो गया, ठीक है। तो अपने आप ही यहाँ पे क्या हो गया, एक लंब हो गया। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये लिखेंगे डी से भुजा ए बी पर, डी से भुजा डी को ए बी से मिलाया, ठीक है। डी, बिंदु डी से भुजा ए बी को मिलाया, ऐसे लिख सकते हैं। अब समझ में आया लंब क्यों नहीं लिखा, लंब लिख देते। अब सपोज हम लंब लिख देते तो ये लंब हो गया। और जब हमें पता है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है जो इस बिंदु डी से दूसरी समांतर रेखा पर लंब गिरता है, तो ये एक लंब है, तो ये दोनों के मध्य की न्यूनतम दूरी है, मतलब ये दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है, ठीक है। दोनों चीज़ हम किसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बी इंटू क्या लिखूँगा, डी एच, तो ये हो गया एक आधार तथा दोनों समांतर रेखाओं की मध्य की दूरी गुणनफल बराबर होता है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर ए बी इंटू डी एच। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहले रचना करी हमने, ठीक है। और ये चीज़ थोड़ा सा ये चीज़ कंसेप्ट को समझा। अब आगे प्रूफ करने की तरफ चलते हैं। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको लिखते हैं सबसे पहले। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ आपको पता ही होगी, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ी होगी बहुत बार। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो आयत यहाँ पे कौन सा है, मैंने ए बी ई एफ रखा था, तो आयत क्या है, ए बी ई एफ। अच्छा, ये चीज़ समझ में आई। इसका क्षेत्रफल इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई कौन सी हो गई, ए से बी, ठीक है। उसके बाद में चौड़ाई, चौड़ाई क्या हूँ, ई से बी। ये देखो आयत ये ए बी ई एफ, तो इसकी लंबाई ये रही और चौड़ाई ये रही, ई से बी, ठीक है। ये चीज़ बराबर हो गई। अब हमें इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया बिल्कुल इसके जैसा, तो हमें इस फॉर्मूले से हमें ये फॉर्मूला लाना है, मतलब ए बी ई एफ की जगह तो ए बी सी डी लाना है। तो इसको कैसे ला सकता हूँ, तो देखिए हमने पहले प्रूफ कर लिया कि जो एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो ए बी ई एफ का क्षेत्रफल इसके बराबर, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो ई इसकी जगह ये तो आ गया, हाँ मिल रहे भी ये चीज़ें। उसके बराबर ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो ए बी आ गया इंटू। अब सिर्फ मेरे को ई बी की जगह मेरे को क्या लाना है, डी एच लाना है। तो इसको किस तरीके से ला सकता हूँ वो समझो, ठीक है। अब मेरे को ये ई बी है ना, ये ई बी, इसकी जगह मेरे को डी एच लाना है। अब ये कब आ सकता है, जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो। और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर कब हो सकती है, जब ये एक क्या बन रहा हो, आयत बन रहा हो, और आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर। तो देखो ये चूँकि ये एक आयत है ए बी ई एफ, तो इसके ये वाली भुजा इसके बराबर रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी एक ये लंब है ना, और एक आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता है। तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी 90 डिग्री का ही है कोण, ठीक है, क्योंकि ये एक आयत है ये पूरा, तो ये वाला एंगल इसमें 90 का क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से ये भी एक त्रिभुज, जो ये आकृति है एक आयत हो जाती है, और आयत हो जाता है तो ये आमने सामने भुजा बराबर हो जाती है। इस ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एच लिख सकता हूँ। तो इस ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी एच। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रमेय में दो चीज़ें थी, हमने दोनों चीज़ें प्रूफ कर दी। अब चलते हैं इसकी अगली प्रमेय पर, अगली उप प्रमेय। तो एक अगली उप प्रमेय, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार
और एक ही समांतर रेखा युग्म के साथ स्थित हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का, यहाँ पे क्षेत्रफल लिखना भूल गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या बनाना है, चित्र बनाना है। चित्र बनाते हैं, एक ही आधार है, मतलब एक ही आधार मैंने सपोज ये रख लिया, ठीक है, एक ही आधार ए भी रख लिया। तो अब इस पर मेरे को सबसे पहले क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज को मैंने इससे इस तरीके से बना लिया, ये इस आधार पे एक त्रिभुज बन गया, जी हाँ बन गया। तो अब यहाँ से मेरे को एक समांतर चतुर्भुज बनाना है इसी आधार पे, तो ये एक समांतर चतुर्भुज भी बना लिया मैंने। तो देखो ये त्रिभुज, चाहे से त्रिभुज हो ए बी सी, या ये ए बी सी डी ई, ये समान चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इसका जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, सॉरी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो एरिया ऑफ ए बी सी है, मतलब इस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है वो आधा होगा, मतलब आधा होगा चतुर्भुज एरिया ऑफ किसका, ए बी डी ई का, ए बी डी ई का। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। अब आगे चलते हैं, तो ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा वो समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ती है, देखो रचना मेरे को करनी पड़ेगी, जो रेखा ए सी है ना, ये वाली रेखा ए से सी, इसकी समांतर रेखा मेरे को यहाँ पे खींचनी पड़ेगी बी से, बिंदु बी से। तो मैंने ये समांतर रेखा इसकी यहाँ से खींच ली बिंदु बी से, इसको एफ नाम दे दिया। अच्छा, अब देखो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया यहाँ से, ए बी एफ सी कैसे कह सकते हैं। तो देखो चूँकि ये भुजा इस भुजा, ये ए बी डी ई एक समांतर चतुर्भुज था, ये मैं दिया हुआ था, ठीक है। तो ये जो एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सॉरी समांतर होती है। तो ये जो भुजा ए बी ये इसके समांतर है, ठीक है। ई ए बी जो भुजा है वो इस ई डी के समांतर होगी, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। और जब ये इसके समांतर होगी ए बी ई डी के, तो ए बी इसके भी समांतर होंगी सी एफ के, क्योंकि जो ये रेखा है वो इसी रेखा के ऊपर स्थित है। तो ये और यहाँ से ये समांतर रेखा होगी ये भी। और जो ये वाली जो भुजाएं हैं ए से सी और बी से एफ, इसको मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लिख के समझते हैं, उससे थोड़ी आसानी होगी समझने में। देखिए जो ए बी समांतर ई डी के है, ठीक है, ए बी समांतर ई डी के है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो ए बी समांतर ई डी के है। जब ए बी समांतर ई डी के है तो ए बी समांतर इस सी एफ के भी रहेगी, क्योंकि ये जो भुजा है इसके ऊपर ही जस्ट स्थित है। तो ये दोनों समांतर हो जाएंगी, तो ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगी। तो ए बी समांतर सी एफ के भी समांतर है, मतलब ये भुजा इसकी भी समांतर है। और जो ये वाली भुजा है वो इसके समांतर है। रचना से हमने रचना की है, ए सी के समांतर रेखा बी एफ खींची, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने लिख दी। तो ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। तो जो ए बी एफ सी है, ए बी एफ सी है, वो क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। तो ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, तो जो ये चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज है। अतः इसीलिए ए बी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। और जब ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया तो जब एक ही आधार व एक ही समांतर रेखा युग्मों के मध्य बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब एरिया ए बी एफ सी बराबर होगा एरिया इस वाले चतुर्भुज के ए बी डी ई के, ठीक है, ये समझ में आता है। अब उसके बाद में देखो जो ए आर ए बी एफ, जो ए बी एफ सी है, ठीक है, ये वाला चतुर्भुज है ए बी एफ सी, इसमें ये यहाँ से और यहाँ तक एक विकर्ण जा रहा है। तो इस चतुर्भुज का, इसको हम विकर्ण मान सकते हैं। और विकर्ण समान चतुर्भुज की एक प्रमेय होती है कि कोई भी समान चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब इसको ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 तो यहाँ से ये और ट्रायंगल 2 यहाँ से ये, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब ये सर्वांगसम इसके बराबर है, मतलब ट्रायंगल 1 है वो सर्वांगसम है ट्रायंगल 2 के। तो इनका जो एरिया है वो भी बराबर होगा। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल 1 है वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है। हमने शुरू में पढ़ा था कि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल समान होते हैं, तो इन दोनों के एरिया समान है। तो अब इसको मैं ए बी एफ सी को दो भागों में बांट दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है। इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ए बी डी ई। अब देखो ट्रायंगल 1 का एरिया ट्रायंगल 2 के बराबर है, तो ट्रायंगल 1 को ट्रायंगल 2 के बराबर लिख सकता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ जो ट्राइंगल 1 है ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये एंगल जो त्रिभुज 2 है इसको भी त्रिभुज 1 के बराबर रख दिया, तो एक ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ से एरिया ऑफ ए बी डी ई हो जाएगा। तो अब देखो इस दो को इधर भेजूंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 का नाम क्या है, ए बी सी। तो यहाँ से ट्राइंगल 1 का नाम रख दिया मैंने ए बी सी बराबर, ये दो इधर गुणा में जस्ट इसके जब अपोजिट साइड में आएगा तो 1/2 एरिया ऑफ ए बी डी। देखो हमें ये प्रूफ करना था क्या, हाँ हमें ये प्रूफ करना था एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी डी ई। तो ये चीज़ भी हम प्रूफ कर लेते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रमेय पे। तो दोस्तों अभी तीसरी उपप्रमेय है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। तो इसका प्रूफ होता है, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ जब हम समझेंगे तो इसका फिर यूज बाद में करेंगे, ठीक है। इसके जस्ट आगे वाली जो एक्सरसाइज होती है उसमें डायरेक्ट सवाल करने हैं हमें। तो सबसे पहले इसका प्रूफ समझ में आ जाएगा हमें, तो हम इसको ये पता होगा हमें कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होगी। सबसे पहले इसका प्रूफ समझते हैं। तो देखो ये चूँकि उपप्रमेय है तो हमें इसके पहले जितना भी पढ़ा इसकी मदद लेके हमें इसको प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो इसकी मदद लेके हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को वैसा डायग्राम बनाना पड़ेगा जैसा मैंने पहले बनाया था, ठीक है। तो मैं ऐसा डायग्राम यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ पे ये एक ही आधार है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाया था इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया था और एक समांतर चतुर्भुज भी बनाया था यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इस त्रिभुज के लिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमें दोनों उपप्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। इससे पहले जो हमने दोनों उपप्रमेय पढ़ी उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो जो सबसे पहली उपप्रमेय थी वो क्या कहती थी कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब जो इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, दोनों समांतर रेखाओं के मध्य आधार गुणा दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो ये समांतर चतुर्भुज हो गया ए बी सी एफ डी, इसका जो क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ बी सी एफ डी, ठीक है, वो इस आधार के मतलब बी सी के और इसकी ऊंचाई क्या है डी ई, इसके बराबर होगा। ये उपप्रमेय नंबर 1 से आया था, ठीक है। कुछ नाम ये जो मैंने नाम अंकित किए अलग हो सकते हैं, लेकिन यही चीज़ थी, ठीक है, उपप्रमेय नंबर 1 से, ठीक है। और दूसरी उपप्रमेय क्या थी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब जो एरिया ऑफ इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो आधा होता है एरिया ऑफ जो चतुर्भुज है हमारा बी सी एफ डी। ये हमें उपप्रमेय नंबर 2 से मिली थी ये चीज़, ठीक है। ये जो नाम है ना बी सी एफ डी वो अलग हो सकता है लेकिन चीज़ वही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमें मिली थी। अब देखो यहाँ से एरिया ऑफ बी सी एफ डी ये मुझे इस समीकरण से मिलेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऐसे कैसे रहने दिया 1/2 और इसका मान यहाँ से मैंने उठा के रख दिया बी सी इंटू डी ई। तो देखो ये फॉर्मूला मुझे मिल गया। ये क्या है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बी सी क्या है आधार है, आधार, डी ई क्या है ऊंचाई है, ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला यहाँ से मुझे मिल जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये एक प्रमेय उसकी 3 उपप्रमेय, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में भी आया होगा। और इसके अलावा जो मैंने 3 वीडियो बताया डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, आप उनको जाकर चेक करें। अगर आप उनको जाकर चेक पढ़ के आते हैं तो इस लेक्चर में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपको चीज़ें समझती चली जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया होगा शायद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।